हेलो एवरीवन, डी के ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी कोर्स को जो यूनिट फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बीएससी कोर्स में जो बीएससी है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमको क्या पढ़ना है? भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बात करने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल की क्या विशेषताएं हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, वैदिक काल में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन सी अच्छी अच्छी प्रमुख विशेषताएं, वैदिक काल में क्या क्या आया, वैदिक काल क्यों नाम पड़ा। ठीक है, तो इन सब की बातें अच्छे से करेंगे। तो जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट एक नए कोर्स के रूप में आया हुआ है इस साल। ठीक है, ये आपके लिए नया होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। मतलब वैदिक काल की क्या प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बातें करेंगे। तो आपको बता दूं आंसर में कि वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी बातें यहां से लेकर यहां तक जो भी विशेषताएं हैं वैदिक काल में उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। क्या बात करेंगे? धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है उनकी बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि वेदों की रचना, मतलब इस काल में वैदिक काल में वेदों की रचना हुई जो हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ है। ठीक है, तो इस वैदिक काल में क्या किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। ठीक है, जो हिंदू धर्म के क्या माने जाते हैं? मूल ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं ये वेद। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में दूसरा नंबर कि यज्ञ और हवन, मतलब यज्ञ और हवन वेदों की रचना। इसमें क्या हुआ? इस काल में यज्ञ और हवन की परंपरा शुरू हुई वैदिक काल में। ठीक है, क्या हुई? यज्ञ और हवन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में क्या दी जाती है? आहुति दी जाती थी। क्या दी जाती थी? आहुति। ठीक है, तो एक ऐसी विशेषता है, धार्मिक विशेषताएं के रूप में है वेदों की रचना, यज्ञ और हवन। तो इस काल में क्या होता था? इस काल में क्या हुआ था? वेदों की रचना हुई थी जो हिंदू के प्रमुख धर्म माने जाते हैं, मूल ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं, हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। और इसी काल में यज्ञ होता था, हवन होते थे। जो यज्ञ हवन वाला परंपरा शुरू हुई थी वो किस काल में? वैदिक काल में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है देवताओं की पूजा। किसकी पूजा? देवताओं की। तो इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, विष्णु हो गए, ये सभी जो देवताएं हैं इनकी पूजा की जाती थी वैदिक काल में। ठीक है, तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वैदिक काल की। तो जब भी आपको वैदिक काल विशेषता आएगा तो सबसे पहले नंबर डालना क नंबर। क नंबर में आपको क्या लिखना है? धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। उसमें फर्स्ट नंबर क्या करोगे? वेदों की रचना, यज्ञ और हवन। तीसरा हेडिंग देवताओं की पूजा। ठीक है, इतना लिखोगे। नेक्स्ट में ख नंबर आएगा सामाजिक विशेषताएं, कि वैदिक काल में जो सामाजिक विशेषताएं थी वो कैसी थी। तो पहला नंबर है वर्ण व्यवस्था, मतलब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई किस काल में? वैदिक काल में। इसमें क्या? जिसमें समाज के 4 वर्णों में बांटा गया था। किसको? समाज को। कितने वर्ण में? 4 वर्णों में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कब बांटे गए थे? ये वैदिक काल में बांटे गए थे। ठीक है, तो किसके आधार पर? समाज को। ठीक है, समाज को 4 भागों में बांट दिया। इनका नाम है वर्ण व्यवस्था। कब? किस काल में? वैदिक काल में। तो सामाजिक व्यवस्था विशेषताएं कौन सा आ जाएगा? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है पितृ सत्तात्मक समाज। ठीक है, दूसरा नंबर। अब इसमें क्या होगा? समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब जहां पुरुषों का अधिक अधिकार था।
पितृसत्तात्मक मतलब होता है कि जहां पुरुषों का अधिक अधिकार हो, सब कुछ पुरुष के हिसाब से काम चले, जो पुरुष बोले वही काम हो, तो वहां पे बोलते हैं कि समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो वैदिक काल में कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, मतलब वर्ण व्यवस्था की गई थी वैदिक काल में। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है ग नंबर। ग नंबर है राजनीतिक विशेषताएं। तो पहला कौन सी विशेषता, धार्मिक और सांस्कृतिक। दूसरा कौन सी विशेषता, ख नंबर सामाजिक। और ग नंबर कौन सी विशेषता, राजनीतिक विशेषता। तो राजनीतिक विशेषता में क्या लिखोगे, राजतंत्र। क्या, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या लिखो, देखो हेडिंग है राजतंत्र, ऐसे करके अच्छे से फिर लिखोगे इसमें। तो वैदिक काल में राजतंत्र की प्रणाली थी जहां राजा शासन करता था। कौन शासन करता था, राजा शासन करता था, इसलिए इसका नाम क्या है, राजतंत्र। तो वैदिक काल में जो राजनीतिक विशेषता है वो कैसा था, राजतंत्र था, मतलब राजा शासन करता था। तो राजतंत्र की प्रणाली थी जहां राजा शासन करता था वैदिक काल में, ये राजनीतिक विशेषता। दूसरा नंबर है राजनीतिक विशेषता में सभा और समिति। मतलब सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी। ठीक है, तो राजनीतिक विशेषता में 2 बातें लिख देना, राजतंत्र और सभा और समिति। सभा और समिति में क्या लिखोगे, जो सभा और समिति हैं, जो भी ऐसी संस्थाएं थी, ये राजा को क्या करती थी, सलाह देती थी। ठीक है, सभा बैठती थी, सभा में लोग बैठते थे। ठीक है, तो जो लोग होते थे वो क्या करते थे, सलाह देते थे। समिति बनती थी, कमेटी बनती थी। ठीक है, तो राजा को एडवाइस करते थे, सलाह देते थे, सजेस्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखोगे घ नंबर। घ नंबर में आर्थिक विशेषताएं। तो आर्थिक विशेषताएं क्या थी वैदिक काल में, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर है कृषि। क्या है, कृषि। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था वैदिक काल में। जो आर्थिक रूप में अगर बात करें तो कृषि थी, कृषि मुख्य व्यवसाय था जिसमें लोग अनाज, कपास आदि उगाते थे। ठीक है, और इसका व्यापार भी होता था अच्छे से। ठीक है, अनाज का, कपास का, है ना। तो वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, आर्थिक विशेषता के रूप में बात करें तो कृषि जो था मुख्य व्यवसाय था जिसमें लोग अनाज, कपास आदि उगाते थे। नेक्स्ट है पशुपालन। आर्थिक विशेषता में ही दूसरा है पशुपालन। मतलब वैदिक काल में जो आर्थिक विशेषता है दूसरा है पशुपालन। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था जिसमें लोग क्या करते थे, गाय, बैल, भेड़ आदि पशुओं को पालते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर और बात करें वैदिक काल ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। तो और सारी बात भी है कि वैदिक काल में एक तो हो गया आपका धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, दूसरा हो गया ख नंबर सामाजिक विशेषताएं, और ग नंबर राजनीतिक विशेषताएं, और घ नंबर आर्थिक विशेषताएं। इसी प्रकार से एक और बात करूंगा मैं, कौन सा, अंग नंबर कौन सा बात करूंगा, शिक्षा की क्या विशेषता थी, मतलब वैदिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षा की विशेषताएं क्या थी वैदिक काल में, तो उसको करते हैं। तो देखो वैदिक काल में इसको अंग नंबर दे दे रहा हूं कि अंग में क्या लिखना आपको। तो वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषता है, इस सब वैदिक काल की ही बात कर रहा हूं। एक बार आप अच्छे से इनको वीडियो को पढ़ लेना, जो मैं लिखा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको अच्छे से एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने पहला बात किया कि वैदिक काल में धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता, दूसरी बात किया सामाजिक विशेषता, और तीसरी बात किया राजनीतिक विशेषता, चौथी बात किया आर्थिक विशेषता, और 5वां नंबर बात करने जा रहा हूं कि वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषता, तो इसमें पहला नंबर है शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पे। शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पे मतलब शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में शुरू करना चाहिए। तो वैदिक काल में ये बोला गया कि शिक्षा का जो आरंभ है वो 5 वर्ष की आयु में ही शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का आरंभ बाल्यावस्था से होना चाहिए। इस समय मस्तिष्क लचीला, स्मृति तीव्र तथा बुद्धि ग्रहणशील रहती है। ठीक है, तो वैदिक काल में जो शिक्षा वाली बात की गई है वो बोला गया कि शिक्षा का जो आरंभ है ना वो 5 वर्ष की आयु में ही शुरू कर देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का जो आरंभ है ना, वो बाल्यावस्था से ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय मस्तिष्क लचीला होता है और स्मृति तीव्र तीव्र होती है। जो याददाश्त होता है वो तीव्र होता है और बुद्धि जो होती है वो ग्रहणशील रहती है। इसलिए छोटे में ही, कम उम्र में ही, मतलब 5 साल में ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या? शिक्षा। ऐसा वैदिक काल में बोला गया। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुकुल। दूसरा नंबर है गुरुकुल। तो ये पहला नंबर है आपका। ठीक है। दूसरा नंबर गुरुकुल है। तो वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषता में दूसरा नंबर है गुरुकुल। तो वैदिक काल में क्या बोला गया गुरुकुल के बारे में कि भारतीय संस्कृति का निर्माण ग्रंथों में नहीं, भारतीय संस्कृति का निर्माण ग्रंथ नगरों में नहीं, सॉरी, भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों में नहीं बल्कि आश्रमों में हुआ, आश्रम में हुआ। ठीक है। तो आपको बता दूं, वैदिक काल में जो भारतीय संस्कृति का जो निर्माण है वो नगरों में नहीं बल्कि कहां हुआ था? आश्रमों में हुआ। ठीक है। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा लेते थे वो बालक कहाँ लेते थे? आश्रम में, मतलब गुरुकुल में। ठीक है। तो क्या होता था कि उपनयन संस्कार के बाद जो बालक होते थे उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था उस टाइम, और वह गुरुकुलवासी कहलाता था। कौन? बालक। वहीं रहता था, गुरुकुल में रहता था। ठीक है। और वहीं पे शिक्षा ग्रहण करता था वैदिक काल में। ठीक है। उनका नाम हो जाता था कि गुरुकुलवासी है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन तथा गुरु सेवा कार्य में अपने को संलग्न रखते थे। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जो जो बच्चा जाता था गुरुकुल में वो कैसा कैसा था? ब्रह्मचर्य को पालन करता था। ठीक है। और व्रत का पालन करते हुए अध्ययन करता था तथा गुरु सेवा कार्य में अपने से संलग्न रखते थे। ठीक है। बालक गुरुकुल में गुरु के गुणों का अनुकरण करता था। तो जो बालक होता था वो गुरुकुल में क्या करता था? जो गुरु के गुण होते थे उनका अनुकरण करता था, उनसे सीखता था बहुत कुछ। ऐसा वैदिक काल में था। ठीक है। तो वैदिक काल में बहुत अच्छी चीज थी कि जो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, वो हमेशा गुरुकुल के पास, मतलब गुरु के पास ही रहता था। वहीं पे जाकर के उनके कुल में शिक्षा ग्रहण करता था। उसका नाम गुरुकुलवासी था। ठीक है। वो हमेशा ब्रह्मचर्य में रहता था। ठीक है। ब्रह्मचर्य को पालन करता था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और गुरु का सेवा करता रहता था और गुरु के गुणों, जो उनके गुण रहते थे, उन्हीं का अनुकरण करता रहता था और उनसे बहुत कुछ सीखता था। ठीक है। ऐसा वैदिक काल में बताया गया था। वैदिक काल में ऐसा था। ठीक है। तीसरा नंबर है गुरु शिष्य संबंध, कि गुरु शिष्य के क्या संबंध थे वैदिक काल में। ऐसी बात करें तो प्राचीन भारत का गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र तुल्य था। तो वैदिक काल में आपको बात करूं तो जो भारत में जो गुरु शिष्य का जो संबंध था वो पिता पुत्र जैसे तुल्य था। मतलब गुरु जो था एक पिता जैसे दिखता था और जो शिष्य था वो एक पुत्र जैसे रहता था। ठीक है। कितनी बड़ी बात थी ना कि जो गुरु है वो पिता जैसा रहेगा और जो स्टूडेंट है वो पुत्र जैसा व्यवहार करता था वैदिक काल में। ठीक है। जिसको गुरु शिष्य का संबंध बोला गया कि पिता पुत्र जैसा था। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अपने छात्रों से अपार प्रेम रखते थे। ठीक है। जो गुरु है वो अपने छात्रों से उस काल में बहुत अपार प्रेम रखते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। ठीक है। वे उनका पुत्रवत ही लालन पालन किया करते थे। समझ पा रहे हो? मतलब जो गुरु था वो पुत्र जैसा मानता था किसको? स्टूडेंट को। उसी के जैसा, पुत्र के जैसा उसको लालन पालन करता था। शिष्य गुरु को पिता से बढ़कर मानता था। ठीक है। तो जो शिष्य थे वो हमेशा गुरु को एक पिता से बढ़कर भी मानते थे। कितनी बड़ी बात है उस वैदिक काल में ना, कि जो गुरु होता था वो शिष्य को हमेशा एक पुत्र जैसा मानता था और जो शिष्य था वो गुरु को एक पिता के समान मानता था। और पिता भी बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करते थे इससे, स्टूडेंट से, शिष्य से। ठीक है। और जो शिष्य था वो गुरु को पिता से भी बढ़कर मानते थे। तो ये गुरु शिष्य का संबंध था उस काल में। तो वैदिक काल में ये तीसरा संबंध है गुरु शिष्य का संबंध। दूसरा नंबर है गुरुकुल। गुरुकुल में पढ़ाई होती थी उस काल में। और पहला नंबर था कि शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर होना चाहिए, ऐसा उस काल में बताया गया। नेक्स्ट है, उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर है आपका
चौथा नंबर है इसी में कि शिक्षा में धार्मिक तत्व की प्रधानता। तो वैदिक काल में जो शिक्षा की विशेषता थी उसमें चौथा नंबर है कि शिक्षा में धार्मिक तत्व की प्रधानता होती थी। मतलब कि गुरु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना, वेद, ठीक है, वेद यंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना। जो गुरु था ना वो अपने शिष्यों को प्रार्थना करवाता था, उसे प्रार्थना करने के लिए बोलता था, और वेद पढ़ने के लिए बोलता था, मंत्र को उच्चारण करने के लिए बोलता था। ये सारी विधि में बहुत बातें बताते रहते थे। मतलब कि शिक्षा में धार्मिक चीज होना चाहिए, उसकी प्रधानता होनी चाहिए, ऐसा वैदिक काल में बोला गया था। मतलब अगर शिक्षा आप ले रहे हो उस काल में, अगर ऐसा बोला गया कि अगर शिक्षा आप ले रहे हो तो उस शिक्षा में आपको धार्मिक चीज से जुड़ा होना चाहिए, धार्मिक तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए। मतलब कि आपको प्रार्थना करना, वेद जैसी चीजों को पढ़ना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये विधिवत आपको आना चाहिए, विधिवत ये सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। उस काल में ये सब करवाते थे। कौन? गुरु करवाता था। किससे? शिष्य से। तो गुरु अपने शिष्यों को प्रार्थना कराना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना विधिवत बताते थे। और यह धार्मिक शिक्षा छात्रों में दया, सेवा, सहिष्णुता, ममता, आदर आदि नैतिक गुणों का विकास करती थी। ठीक है, तो जब ये धार्मिक चीजें आएंगी शिक्षा में तो इनसे क्या होगा? दया, सेवा, सहिष्णुता, ममता जैसी चीज है ना, आदर, ये सारी नैतिक गुण क्या होंगे? विकास करेंगी स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, तो वही चीज है कि वैदिक काल में शिक्षा में धार्मिक तत्व पे बहुत प्रधानता की गई कि अगर शिक्षा आप ले रहे हो तो गुरु हमेशा ही बोलता था कि अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो उस शिक्षा में आपको ये चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। क्या? वेद मंत्रों का जो उच्चारण है वो करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऐसी धार्मिक शिक्षा अगर आपको दी जाएगी, स्टूडेंट को दी जाएगी, तो उसके अंदर दया, सेवा, सहिष्णुता, ममता, आदर, ये सारे नैतिक गुण का विकास होगा। ठीक है, वो अच्छा स्टूडेंट रहेगा। तो ऐसा जो है ना वो वैदिक काल में होता था शिक्षा में। नेक्स्ट है 5वां नंबर कि चरित्र निर्माण पर बल। मतलब वैदिक काल में शिक्षा देते समय चरित्र निर्माण पे ज्यादा बल दिया जाता था। मतलब कि अच्छी आदतों का पुंज ही चरित्र है, का निर्माण करने के लिए आदतों का विकास करना आवश्यक है। उस काल में यह था कि अच्छी आदतों का पुंज ही चरित्र होता है, का निर्माण करने के लिए आदतों का विकास करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब बालक का भावी जीवन भी आदतों पर ही आधारित है। गुरु अपने शिष्य में निम्न आदतें डालता था। कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त में जागना, दूसरा प्रतिदिन पूजा करना, तीसरा सर्वदा सत्य बोलना, चौथा नंबर सादा जीवन व्यतीत करना, सबसे प्रेम करना। ये सब चीजें उसमें सिखाया जाता था वैदिक काल में। तो जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी तो सबसे ज्यादा ये गुरु जो है ना अपने शिष्य को ये सिखाता था। क्या सिखाता था? कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ठीक है, दूसरा नंबर कि प्रतिदिन पूजा करो, तीसरा नंबर सर्वदा सत्य बोलो, चौथा नंबर सादा जीवन व्यतीत करो, पांचवा नंबर सबसे प्रेम करो। इससे क्या होगा? आपके जो चरित्र होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। तो चरित्र निर्माण पे ज्यादा बल दिया जाता था वैदिक काल में। ठीक है, शिक्षा देते समय। तो ये सारी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, किस काल के? वैदिक काल की बात बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है 6वां नंबर। आप इनको एक बार पढ़ना, मैं तो बहुत कुछ बता दे रहा हूं, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर जा करके आप अच्छे से लिख देना अपने हिसाब से, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो 6वां नंबर देखो, इसी में है 6वां नंबर विशेषता संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। मतलब वैदिक काल में जब शिक्षा दी जाती थी तो स्टूडेंट का जो व्यक्तित्व है उस पर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ऐसा बोला जाता था कि उसका जो अंदर व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से विकास होनी चाहिए। मतलब गुरु अपने शिष्यों में ऐसे गुण उत्पन्न करते थे जिससे वे देश के भावी कर्णधार बने। कैसा बने? देश के भावी कर्णधार बने। विद्यार्थियों में इंद्रिय निग्रह, आत्मसंयम तथा आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की जाती थी। ठीक है, तो उस समय जो गुरु था अपने शिष्यों को बहुत सारा ऐसा गुण उत्पन्न करता था जिससे वो क्या बने? देश का सबसे अच्छा आदमी बने, सबसे होनहार स्टूडेंट बने और देश में काफी अच्छा करे, ऐसा करके वो बनाते थे। मतलब विद्यार्थियों में इंद्रिय निग्रह, आत्मसंयम, खुद पे संयम,
तथा आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास की भावना उत्पन्न की जाती थी। अब आपको मैंने बताया है व्यक्तित्व विकास में कि अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है, तो आपको ऐसी कोई काम ही नहीं है जो आपको रोक सके। सब कुछ आप कर सकते हो अगर खुद पे भरोसा है तो। ठीक है, तो आत्मविश्वास जो है ना बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले अंदर से आत्मविश्वास जगाओ, कभी भी निगेटिव मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। ठीक है, खुद पे संयम रखो। जो आपके इंद्रियां हैं उसको अगर आप संयम कर लेते हो तो बहुत बड़ी चीज आप हासिल कर लोगे। ठीक है, सब कुछ कर लोगे। तो करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर कि स्त्री शिक्षा का प्रचार। स्त्री शिक्षा का प्रचार मतलब प्राचीन भारत में प्रायः घरों पर ही शिक्षा दी जाती थी। तो स्त्री शिक्षा का प्रचार क्या था वैदिक काल में? तो वैदिक काल में जो स्त्री थी उनकी शिक्षा हमेशा घरों में ही दी जाती थी, उनको गुरुकुल नहीं भेजा जाता था। मतलब उन्हें उन्हें या उन्हें लिखा है, उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता था। तो प्राचीन भारत में अगर वैदिक काल की बात करें तो उसमें घरों पर ही शिक्षा दी जाती थी, उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता था। स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही वेदों के अध्ययन करने का अधिकार था। ठीक है, तो स्त्रियों को पुरुषों की भांति वेदों के अध्ययन करने का अधिकार था। प्राचीन भारत में जो प्रायः घरों पर ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मतलब स्त्री को कभी बाहर नहीं भेजा जाता था। स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही वेदों के अध्ययन करने का अधिकार था वैदिक काल में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप एक बार अच्छे से मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं तो आप अच्छे से इस बार देख लेना कि प्राचीन भारत में प्रायः घरों पर ही शिक्षा दी जाती थी। किसको? स्त्रियों को। उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता था। स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही वेदों के अध्ययन करने का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट है सबको शिक्षा प्राप्ति का अवसर। प्राचीन भारत में समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली एकमात्र आधारशिला शिक्षा ही है। इसलिए प्राचीन काल में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। तो वैदिक काल में आपको बता दूं, समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली एकमात्र आधारशिला शिक्षा को ही बोला जाता था। इसलिए उस काल में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली कौन मात्र था? आधारशिला शिक्षा ही है। ठीक है, उसमें बोला गया शिक्षा जो है ना ये एक ऐसा मात्र साधन है जो आपको बहुत ऊंची तक पहुंचा सकता है। ठीक है, समाज को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए शिक्षा सबको जरूरी है, शिक्षा सबको प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसलिए प्राचीन काल में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। तो जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से एक बार देख लेना, अच्छे से सुन लेना मैंने क्या बोला है। यही अगर वैदिक काल में बातें आपसे पूछी जाती हैं तो आप जरूर इनको लिख देना। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक करूंगा। तो VSC का मैं आपको बता दूं लास्ट में, VSC का यूनिट फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है। उसमें सबसे पहले टॉपिक आज मैंने वैदिक काल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता करूंगा। इसके बाद फिर मैं करूंगा शास्त्री काल करूंगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, शास्त्री काल, तो इनको अच्छे से हम करेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, वैदिक काल तक। ठीक है, तो थैंक यू।